हमारी आज की कहानी है पेंशन। नंदिनी जी को काम करते करते सुबह से दोपहर होने को आई थी। उनका बदन थकान से चूर चूर हुए जा रहा था, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए बैठी। सोचा बैठकर टीवी देख ले। जैसे ही उन्होंने टीवी ऑन किया, तभी उनकी बहू रोहिका झल्लाते हुए आई और रिमोट से टीवी बंद कर दिया। पास में बैठे उसके ससुर किशन लाल जी अखबार पढ़ रहे होते हैं। वह यह सारा नजारा देख रहे होते हैं। नंदिनी देवी अपनी बहू रोहिका से पूछ बैठी, क्या हुआ बहू, क्यों टीवी बंद कर दिया? मेरा मनपसंद सीरियल आ रहा था। हाँ हाँ मम्मी जी, बस बुढ़ापे में यही काम रह गया है करने को। जरा अपनी उम्र का तो लिहाज किया करो। सारा दिन आपको कोई और काम तो रहता नहीं है, बस उठकर टीवी देखने बैठ जाती हैं। पता भी है कि बिजली का बिल कितना आता है? आपको क्यों पता होगा? आपको तो कुछ करना नहीं होता। सारा काम मेरे पति अकेले करते हैं और आप लोगों को संभालते हैं। बुढ़ापे में कुछ और नहीं सोचता टीवी देखने के सिवा? अब तो बस आप भगवान का नाम लीजिए। कहाँ इस मोह माया के चक्कर में पड़ी हैं? रोहिका सास को धुतकारते हुए बोली। तब पास में बैठे उसके ससुर किशनलाल जी बोले, बहू, यह क्या तमीज है? तुम्हें अपनी सास से बात करने की तमीज नहीं है? यह कौन सा तरीका है भला उससे बात करने का? अगर वह बूढ़ी हो गई है तो क्या हुआ? वह अपनी मर्जी से अब टीवी भी नहीं देख सकती। इसमें भी उसे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। देखिए बाबूजी, आप तो मेरे साथ बोलिए ही मत। आप अच्छे से जानते हैं कि घर के खर्चे कितने हैं और बिजली का बिल कितना आता है। सबसे ज्यादा बिल तो क्योंकि मम्मी जी सारा दिन बस टीवी के आगे ही पड़ी रहती हैं। और तो और इन्हें कुछ दिखता ही नहीं। खुद तो आप सारा दिन इस अखबार को पढ़ते रहते हैं और आपकी पत्नी टीवी देखती रहती हैं। दोनों को कोई और काम तो है ही नहीं। अरे, हमें अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। उनके लिए भी कुछ जमा पूंजी बचा कर रखनी है। लेकिन आप लोगों को तो यह सब दिखता ही नहीं। बस अपनी खुशी, अपनी सोच और अपनी इच्छाओं की पड़ी रहती हैं। अब यह टीवी सिर्फ शाम में ही चला करेगी, जब मेरे बच्चे आ जाया करेंगे। उनका भी थोड़ा मनोरंजन हो जाया करेगा और आप भी साथ में देख लिया करें। मेरी बिना मर्जी के टीवी को हाथ भी मत लगाना। यह बोल रोहिका रिमोट उठाकर अपने कमरे में ले गई। नंदिनी जी अपनी बहू रोहिका का ऐसा रूप देखकर सन्न रह गई। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि बहू उन्हें क्या क्या सुना कर गई है। वह तो बस टीवी ही देख रही थी कि यह हकीकत है या सपना। तब किशनलाल जी बोले। अपने पति की आवाज सुन नंदिनी देवी की तंद्रा टूटी। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। आज उनसे बर्दाश्त ना हुआ। आखिर सुबह से शाम तक हो घर में काम ही तो करती थी। जरा देर टीवी चला लिया तो बहू को इतना बुरा क्यों लगा? पति से कुछ कहने को हुई तो उन्होंने भी चुप रहने का इशारा किया। किशनलाल जी कुर्सी पर सर रखकर सोच में डूब गए। उन्हें इन सब का एहसास हो चुका था कि पिछले कुछ दिनों से उनके घर में यह रोज रोज का बवंडर मचा रहता है। बात बात पर बहू बेटे अपने माँ बाबूजी को सुनाते रहते हैं और जरा सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। उनके बेटे विवेक ने उन्हें कहा भी कि बाबूजी, यह घर मेरे नाम कर दीजिए। अब आपकी उम्र हो गई है। बेटे की बात सुन उनको भी लगा कि हाँ, हमारे बाद सब कुछ बेटे का ही तो है। आखिर वसीयत अब भी लिखवानी है और बाद में भी। सोच समझकर वह एक दिन अपने एक दोस्त से मिलने दोस्त के घर गए। किशनलाल जी को हिदायत दी दोस्त ने कि देखो कृष्ण, तुम और तुम्हारी पत्नी की अभी इतनी उम्र नहीं हुई है। भगवान ना करे कि तुम्हें कुछ हो जाए और तुम्हारी पत्नी अकेली रह जाए तो बेटे बहू उसका जीना दुभर कर देंगे। इसलिए तुम्हें अपने घर को
अपनी पत्नी के नाम पर करना चाहिए, उसके बाद बेटे को मिलेगा, ऐसी वसीयत लिखवानी चाहिए। अगर तुम्हारी पत्नी के पास जमीन जायदाद रहेंगी तो बेटे बहू पर उसका रोब बना रहेगा। बेटे बहू के मुंह में पड़कर तुम अपना बुढ़ापा मत खराब कर लेना। आजकल की औलाद का कोई भरोसा नहीं है। और अगर तुम्हें अपने बेटे बहू का असली रूप देखना हो तो तुम झूठ बोलकर ही देख लो कि मैं वसीयत तुम्हारे नाम कर दी है, तभी तुम्हें उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा। नंदिनी देवी के रोने की आवाज में किशनलाल जी की तंद्रा टूटी। वह अपनी सोच से बाहर आए। देखा तो नंदिनी देवी रो रही थी। तब किशनलाल जी ने उन्हें चुप कराया और बोला, देखो नंदिनी, बेटे बहू की बातों को दिल पर मत लिया करो। यूं रो रो कर अपनी तबीयत मत खराब कर लेना। चलो चुप हो जाओ और मेरी बात सुनो। जब से हमारा बेटा हमारी जिंदगी में आया, तुम्हें पता है, उस दिन से आज तक हमने सिर्फ अपनी इच्छाओं को मारा, यह सोचकर कि बेटे की परवरिश में, उसकी इच्छाओं में, उसकी जरूरत में कोई कमी ना रह जाए। उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया और साथ साथ मैंने अपनी माँ बाबूजी को भी संभाला। अपनी थोड़ी सी सैलरी में ही पूरे घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है। और इसमें बराबर साथ तुमने भी मेरा दिया। और इन सब के बीच हम खुद को तो जैसे भूल ही गए, जैसे हमारी तो कोई इच्छा ही नहीं थी। और आज भी तुम इस उम्र में सारा दिन काम करती हो और बहू को देखो, जवानी में भी सारा दिन आराम फरमाती रहती हैं, पति के साथ बाहर घूमती फिरती हैं, फिर भी हम पर झल्लाती हैं। भगवान की कृपा से हम बेटे बहू के मोहताज नहीं हैं। इज्जत की कमाते हैं, इज्जत की खाते हैं। हमारी पेंशन आती है और सारे पैसे मैं बेटे बहू के हाथ में ही दे देता हूँ, फिर भी उनको हमारी तरफ से मुंह बना रहता है। इन सब का हमें यह सिला मिला है। बहू आए दिन किसी न किसी बात को लेकर बखेड़ा खड़ा कर देती हैं और जुबान जोरी करती हैं। और बेटे का तो तुम पूछो ही मत, बस बीवी का गुलाम बना बैठा है। अब बहुत हुआ नंदिनी, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा बेटी बहू को। हमारी भी तो कुछ इच्छाएं हैं, कुछ मन है। बस अब हम खुद के लिए जिएंगे। मतलब? जी, मैं समझी नहीं। मतलब नंदिनी, मेरा कई दिनों से तुमसे बात करने का मन है। मैं इस घर से बाहर जाकर कहीं घूमना चाहता हूँ। अजी, मेरा भी बहुत होता है मन तो घूमने का, बाहर आने जाने का, लेकिन बस मन मार कर बैठ जाती हूँ बेटे बहू के बारे में सोचकर, क्योंकि वह जरा जरा सी बात के लिए ही हमें अपमानित कर देते हैं। और जब उन्हें घूमने का पता चलेगा तो पता नहीं पूरे घर में ही बवंडर मचा देंगी। और बेटे का तो आपको पता ही है, कैसे वह अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता है। हाँ नंदिनी, मुझे सब पता है। तुम बेफिक्र हो जाओ, बस तुम अपने बारे में सोचो। हम कब तक बेटे बहू के बारे में सोचते रहेंगे जब वह हमारे बारे में नहीं सोचते। पता है तुम्हें नंदिनी, बचपन में जब मैं छोटा था तो आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को बड़े गौर से देखता था। मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि मैं भी हवाई जहाज में बैठकर कहीं घूमने जाऊं, लेकिन घर की जिम्मेदारियां और बेटे को कामयाब करने के चक्कर में हमने अपनी जितनी भी जमा पूंजी थी वह सब उसी पर लगा दी, यह सोचकर कि जब बेटा बड़ा हो जाएगा तो हमारी इच्छाओं का सम्मान करेगा, हमारी जरूरत पूरी करेगा। इच्छाएं पूरी करना तो दूर, अब उसकी पत्नी हमें बात बात के लिए धुतकारती हैं। क्या इसी दिन के लिए हमने इतना कुछ किया? तुम्हें मेरे पिता ने मुझे बहुत कठिनाइयों से पाला था नंदिनी, और मुझे कामयाब बनाया। बड़ी मुश्किल से मेरी यह सरकारी नौकरी लगी और मैं नहीं चाहता था जिस दौर से मैं गुजरा हूँ उस दौर से मेरा बेटा गुजरे। इसलिए मैंने भरपूर मेहनत की और उसे पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक कि वह अब एक कामयाब इंसान बन चुका है। अच्छी खासी नौकरी है, सैलरी आती है। हमेशा हमने अपना पेट काट कर
उसे पाला। यह सोचकर हमने सारी इच्छाओं को दबा दिया कि बुढ़ापे में अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर ऐश से गुजारा करेंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। इतना तो हम उस समय में भी नहीं बंधे हुए थे जितना अब बंध गए हैं। अब तो इस घर में हर चीज के लिए हम पर पाबंदी लगा दी गई है। बहू का रवैया तो देखो, जैसे यहाँ की सेठानी हो। सारा दिन तुमसे घर में खड़ा पहरा दिलवाती हैं, रसोई का सारा काम तुमसे करवाती हैं, जैसे कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं। सारे पेंशन के पैसे हमसे बेटे बहू ले लेते हैं और खर्च कर देते हैं, और हमें ही अब खाली पीली मुंह दिखा रहे हैं। तब नंदिनी देवी बोली कि सब हमारी किस्मत का ही दोष है जी। अब हम क्या ही कर सकते हैं, बुढ़ापे में चार धक्के तो खाने को मिलेंगे ही। नहीं नंदिनी, तुम ऐसा मत सोचो। मैं बुढ़ापे में बेटे बहू के चार धक्के नहीं खाऊंगा। बस अब तुम शांत हो जाओ। मैंने सोच लिया है, अब उसे करके भी दिखाऊंगा। तब नंदिनी देवी आशा भरी नजरों से अपने पति किशनलाल की ओर देखती हैं। क्या करोगी जी तुम? बस नंदिनी, अब तुम चुप्पी साध लो। कल तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब अगले दिन किशनलाल जी चारों धाम की यात्रा के लिए ट्रेन के टिकट की जगह प्लेन की टिकट कराकर लाए। किशनलाल जी को हर महीने 50,000 रुपए की पेंशन मिलती थी, जिसमें से उन्होंने कुछ पैसे टिकट के लिए खर्च कर दिए तो कुछ अपनी जरूरत के लिए बचाकर रख लिए। घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी नंदिनी देवी को टिकट दिखाए और बोला, संभाल कर रख दो, अब कुछ दिन में ही हमारा अयोध्या घूमने के लिए चलेंगे। तब नंदिनी देवी एकदम चौंकती है और डरते हुए बोली, अजी, आपको क्या हो गया है? आपको पता है ना बहू कितना गुस्सा करेगी। आप क्यों यहाँ प्लेन के टिकट ले आए और अपनी पेंशन के पैसे क्यों खर्च कर दिए? बेटा इतना गुस्सा हो जाएगा, पता नहीं घर में और कितना बवाल मचेगा। क्यों इतनी घबराती हो नंदिनी? यह पेंशन के पैसे बेटे बहू के नहीं हैं, यह हमारे खुद के पैसे हैं। हम आत्मनिर्भर हैं, बेटे बहू पर निर्भर नहीं हैं हम। फिर तुम क्यों चिंता करती हो? तुम चुप हो जाओ। अब कुछ दिन ऐसे भी हो जाते हैं। एक दिन बहू तुनकते हुए अपनी सास नंदिनी देवी से बोली कि माँ जी, आपको क्या हो गया है? आप लोगों को देख नहीं रहे? महीने की 10 तारीख आने को हो गई, लेकिन बाबूजी अभी तक पेंशन के पैसे नहीं लेकर आए। कितने खर्च कितने अधूरे पड़े हैं घर के। खुद की फिक्र नहीं रहती तो कम से कम हमारी ही फिक्र कर लिया करें। बाबूजी से कहिएगा कि पेंशन के पैसे निकाल कर लाए और मुझे पकड़ा दे। मुझे कुछ काम करना है। बहू, इस महीने हम पेंशन के पैसे नहीं दे पाएंगे। तुम्हारे बाबूजी ने मेरा और अपना प्लेन का टिकट कराया है और बाकी के पैसे उन्होंने अपनी जरूरत के लिए संभाल कर रखे हैं, और तुम्हारे बाबूजी और मैं घूमने के लिए जा रहे हैं। नंदिनी जी सकुचाते हुए बोली। तब बहू गुस्से में झल्लाते हुए बोली, अरे माँ जी, आपके साथ साथ क्या बाबूजी की भी शर्म लिहाज उतर गई है क्या? उम्र देखी अपनी आपने, घूमने का सोचा भी कैसे? और आपने हमसे पूछे बिना पेंशन के पैसे खर्च कैसे कर दिए? बुढ़ापे में यह पागलपन सूझ रहा है आप दोनों को? फालतू में सारा खर्च करते रहते हैं। आने दो आज आपके पुत्र को, कैसे उसको भी बताती हूँ, और आपको भी। बहू का ऐसा रूप देखना नंदिनी देवी समझ गई कि आज उनके घर में बहुत ज्यादा बवाल बचेगा, क्योंकि दोनों ही दंपति को पेंशन के पैसों में से 1 रुपया निकालने की भी इजाजत नहीं थी। बेटे बहू उनसे पेंशन के पैसे ले लेते और उन्हें अपने हिसाब से खर्च करते। एक बार किशनलाल जी नंदिनी देवी के लिए पेंशन के पैसों में से 1500 रुपए की एक साड़ी ले आए थे। 1500 रुपए पेंशन में से कम हो जाने पर बेटे बहू ने उन्हें इतनी खरी खोटी सुनाई थी कि हमारे बिना इजाजत के आपने 1500 रुपए क्यों खर्च कर दिए? अगर कपड़े चाहिए ही थे
तो हमें बता देते, हमारा सारा रोटेशन खराब कर दिया। और आज तो किशन लाल जी ने सारे ही पैसे खर्च कर दिए थे। अब जैसे ही विवेक ऑफिस से लौटा तो बहू ने उसके कान भर दिए। विवेक भिन्न भिनाता हुआ अपने माँ बाबूजी के कमरे में गया और बोला कि माँ बाबूजी, क्या बात है, आप लोगों को कौन सा बुखार हुआ है जो आप यह पागलपन कर रहे हैं? मैंने सुना है कि आपने पेंशन के पैसे खर्च कर दिए हैं, वह भी सिर्फ घूमने के लिए। आपको जरा सा अंदाजा भी है कि इस महीने का खर्च कैसे चलेगा? बिजली, राशन, पानी कितने खर्च होते हैं, घर के बच्चों की फीस में सब कैसे मैनेज कर पाऊंगा? आपको कुछ भी नहीं दिखता, बस अपनी ही पड़ी रहती हैं। बुढ़ापे में यह फालतू के शौक पाल रखे हैं आपने। चैन सुकून से घर पर नहीं बैठ सकते क्या आप लोग? जैसे और बूढ़े लोग रहते हैं वैसे आप लोग नहीं रह सकते क्या? अरे, इतना ही घूमने का शौक है तो आसपास के किसी मंदिर पर जाकर घूम आओ। इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? जरा सा उम्र का लिहाज नहीं करते। मैं बाबूजी आपको बता रहा हूँ, अगर आपने अपनी पेंशन के पैसे मुझे नहीं दिए तो यह आपके लिए। विवेक ने इतना ही बोला था कि किशन लाल जी उसकी बात को बीच में ही काटते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए बोले कि बस बेटा, बहुत सुन लिया हमने तुम्हारा वार्तालाप। अगर पेंशन के पैसे नहीं दिए तो क्या क्या कर लोगे तुम हमारा? और बस तुम्हें हमारा ही घूमना नजर आ रहा है। जो तुम्हारी बीवी दिन रात पार्टियां करती हैं, हर संडे लंच पर जाती हैं तुम्हारे साथ, और हर साल तुम बाहर विदेश घूमने के लिए जाते हो अपने बच्चों समेत, तब तुम्हारा खर्चा नहीं होता। और जरा सा हमने अपनी पेंशन के पैसे खर्च क्या कर दिए तो तुम्हें मिर्ची लगने लगी। पूरे घर का रोटेशन खराब हो गया, तुम्हारे खाने पीने के लाले पड़ गए। और तुम्हारी वह बेहया पत्नी, उसे जरा सी भी शर्म नहीं है अपनी सास ससुर से बात करने की। मेरी पत्नी ने जरा सी देर टीवी क्या देख ली, उसने टीवी जाकर बंद कर दिया। अब इस घर में हम पर हर काम के लिए पाबंदी लगाई जाएगी। अभी हम जिंदा हैं बेटा, मर नहीं गए जो हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। सिर्फ बूढ़े ही हुए हैं। सबका मन होता है घूमने फिरने का, खाने पीने का, अच्छा ओढ़ने पहनने का। इसमें क्या ही गलत कर दिया हमने? अब हमें अपनी इच्छा से कुछ करने का भी हक नहीं है। हमारी कहीं आने जाने से तुम्हारा रोटेशन खराब होता है, और जब तुम और बहू अपने बच्चों के साथ घूमते फिरते हो तब तुम्हारा रोटेशन खराब नहीं होता, तब तुम्हारे पैसे नहीं लगते। किस लिए भड़क रहे हो हम पर? शायद तुम भूल गए कि अभी पिछले महीने ही तुम अपनी पत्नी के साथ घूमने गए हुए थे विदेश। तो फिर किस बात का रोब जमा रहे हो हम पर? तुम्हारे लिए क्या प्लेन की टिकट मुफ्त में हो जाती है? हम तो तुम्हें रोक टोक नहीं करते, तो फिर तुम हमें क्यों रोक टोक करते हो? हमारी हर बात में टांग अड़ाते हो। हमारा किया हुआ हर काम तुम्हें क्यों बुरा लगता है बेटा? तब विवेक बोला कि बाबूजी, मैं अगर घूमने जाता हूँ तो मैं आपसे पैसे लेकर नहीं जाता। अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ, आपके आगे हाथ नहीं फैलाता। तब किशनलाल जी बोले, तो बेटा, मैं भी तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाता। मैं भी अपनी कमाई से घूमने जाऊंगा, अपनी पत्नी पर खर्च करूंगा। क्या कर लोगे तुम? मेरी अपनी पेंशन है, मेरा जो मन चाहेगा मैं वह करूंगा। यह सुनकर विवेक का पारा चढ़ गया और जोर से चिल्लाते हुए बोला कि बाबूजी, अगर आप अपनी पेंशन के पैसे ऐसे ही खर्च करते रहे तो मैं भी आपको फोकट की नहीं खिलाऊंगा। अगर आप पेंशन के पैसे नहीं देंगे तो फिर आप कहीं और जाकर रह लीजिए अपनी पत्नी के साथ और कर लीजिए अपने सारे शौक पूरे। मुझे कोई मतलब नहीं आपसे। बस इस घर में मत रहना। मेरे और भी काम हैं, मेरे अपने बच्चे हैं, मुझे उनको भी तो देखना है। बस
आपको अब फोकट की रोटियां तोड़ने को नहीं मिलेंगी इस घर में। तमतमाते हुए यह सब बोलकर विवेक अपने कमरे में चला गया। तब उनकी बहू रोहिका बोली कि सुन लिया बाबूजी, आपने देख लिया, कभी सोचा भी है आपने कि बेटा कितनी मेहनत से पैसे कमाता है, और आपको हमारा आना जाना घूमना फिरना तो दिख रहा है, पर हमारी मेहनत नहीं दिखती कि बेटा कितनी मेहनत से काम करता है। लेकिन आपको तो सिर्फ बेटे की खुशियां दिख रही हैं, उसका दुख, उसकी मेहनत तो नहीं दिख रही। अरे, माँ बाप को तो अपने बच्चों को देखकर खुशी होती है, लेकिन पता नहीं आप कैसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों की खुशी से ही जल रहे हैं। माँ बाबूजी, चुपचाप से घर के एक कोने में पड़े रहिए, कहीं घूमने के चक्कर में लगे हो और इस घर की चौकीदारी करते रहिए बस। फालतू में घूम फिर कर आएंगे, जरा सा बीमार पड़ गए तो मुझे ही आपकी तीमारदारी करनी पड़ेगी। मुझसे कोई उम्मीद मत करना, मैं नहीं करने वाली आपकी खातिर तवज्जो। अच्छा बहू, तुम तो बड़ा काम करती हो हमारा, सारा दिन तुम्हारी सास कभी रसोई में तो कभी झाड़ू पोछा करते हुए खटती रहती हैं। तब तो नहीं पड़ती वह बीमार, तब तो नहीं दिखता तुम्हें उसका दुख, और बाहर घूमने से वह बीमार पड़ जाएगी। यह सुन रोहिका अपने कमरे में तमकते हुए चली गई। बेटे बहू जली कटी बातें सुनाकर सो गए। बूढ़े माता पिता भी बेटे बहू की ऐसी बातें सुनकर हैरान परेशान थे। लेकिन आज किशनलाल जी ने अपने बेटे बहू का बराबर सामना किया। हालांकि नंदिनी देवी बस यह सारा तमाशा देख रही थी। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह अपने पति किशनलाल जी से बोली, अजी, मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं सुबह को क्या होगा। आपको अपना फैसला बदल लेना चाहिए, वरना बेटा हमें खाने को रोटी भी नहीं देगा, हमारा जीना दुभर हो जाएगा। नंदिनी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं सब सोच रखा है मैंने। हम बेटे बहू का यह अन्याय अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। खुद तो वह किसी चीज में कमी नहीं रखते और बस हम पर पाबंदियां लगाते रहते हैं। अगर हमने अभी सही फैसला नहीं लिया, तो बेटे बहू का सामना नहीं किया, तो जिंदगी भर हम ऐसे ही बेटे बहू की चापलूसी करते रह जाएंगे। जब सुबह हुई, नाश्ते की टेबल पर खाना लगा हुआ था, सभी नाश्ता कर रहे थे। तब किशनलाल जी अपनी पत्नी नंदिनी देवी से बोले कि नंदिनी, चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बाजार से कुछ कपड़े दिलवा लाऊं। तुम्हारी सारी ही साड़ियां पुरानी हो गई हैं और मेरे कपड़े भी पुराने हो गए हैं। अब घूमने जाएंगे तो वहां पुराने कपड़े तो पहन नहीं सकते। बेटे बहू का मुंह पहले से ही माँ बाबूजी को लेकर बना हुआ था, और जब किशनलाल जी ने यह बोला तो और ज्यादा भड़क गए। बेटा विवेक बोला मुझे, मैं आपको एक बात साफ साफ बता देता हूँ, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। बस अब हम आपको अपने साथ नहीं रख सकते, आप अपना कोई और दूसरा इंतजाम देख लीजिए। इस घर में आपके लिए अब कोई जगह नहीं है। आप दोनों बूढ़ों के रोज रोज के नए नए ड्रामे लगे ही रहते हैं, जरा सी भी शर्म नहीं आती आपको अपनी आंखों में। बुढ़ापे में घूमने का शौक चढ़ा है, आए दिन आपकी हरकतें मैं देख रहा हूँ, और अब अपनी पत्नी को शॉपिंग के लिए ले जा रहे हैं इस उम्र में। माँ को नई नई साड़ियां पहनाकर क्या करेंगे भला। तब किशनलाल जी बोले कि क्यों बेटा विवेक, हम क्यों अपना कोई दूसरा इंतजाम कर ले, यह घर हमारा है, मैंने इसे एक एक पाई जोड़कर बनाया था। यहाँ तक कि यह जमीन भी मैंने खुद अपने पैसों से खरीद कर इस पर यह मकान खड़ा किया था, और तुम्हारी माँ ने इसका एक एक कोना सजाया संवारा, इसे घर बनाया। तो फिर हम क्यों अपना दूसरा कोई इंतजाम देखें। ठीक है बाबूजी,
माना कि यह घर आपने बनाया था, लेकिन शायद आप यह भूल गए कि अब यह घर मेरे नाम रजिस्टर्ड है और आपने खुद ही यह वसीयत मेरे नाम करवाई है। तो फिर यह घर आपका कैसे हुआ? तब किशनलाल जी हंसते हुए बोले कि हाँ बेटा, बस इसी बात की उम्मीद थी मुझे तुमसे। इसीलिए मेरे दोस्त ने मुझे तुमसे पहले ही आगाह कर दिया था कि बेटे बहू के चक्कर में मत पड़ना। मैंने यह घर अपनी पत्नी नंदिनी देवी के नाम पर करवाया है। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि यह घर तुम्हारे नाम पर है। मैं तो बस तुम्हारा असली रूप देखना चाहता था और तुमने वही किया। तो बेटा विवेक और बहू तुम कान खोलकर मेरी बात सुनो। मैंने यह घर अपनी जिंदगी भर की कमाई से बनाया है। तुम्हारी इस माँ ने इसे सजाया संवारा और बड़े ही सम्मान के साथ हम जीते आए हैं और जब तक रहेंगे सम्मान के साथ ही जिएंगे। और अगर तुमने हमारा जरा भी अपमान करने की कोशिश की तो हम यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए अब अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाओ और हर महीने 10,000 रुपए किराया दे देना। और अगर तुम्हें यह बात अच्छी ना लगे तो तुम यह घर छोड़कर जा सकते हो। अपने बाबूजी के मुंह से यह सुनकर बेटे बहू भौचक्के रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, मानो उनके पैरों से जमीन सरक गई हो। देख लो बेटा, तुम्हारी मर्जी है। 10 दिन का समय है तुम्हारे पास। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर दरवाजा खुला है। तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाले जाओगे। इसलिए इज्जत से बाज आ जाओ। अपने हाथ से बाजी जाते देख बहू रोहिका बोली कि बाबूजी, अगर हमें आप इस घर से बाहर निकाल देंगे तो माँ और आपकी देखरेख कौन करेगा? तब किशनलाल जी बोले कि बहू, बड़ी मीठी छुरी हो तुम, जैसे कि सारा दिन हमारी ही चाकरी करती रहती हो। अकेले तुम्हारी सास पूरे घर को संभालती है और तुम ऐशो आराम से रहती हो। यह बात तुम अच्छे से जानती हो। और हम अभी इतने बूढ़े नहीं हुए कि अपना भी ना कर सके। और रही बात हमारी देखभाल की, तो अगर तुम इस घर में नहीं रहोगी और किराया नहीं दोगे तो यह घर काफी बड़ा है। 2 कमरे किराए पर चढ़ाऊंगा तो हर महीने इतने पैसे आ जाएंगे कि एक काम वाली रख ली जाए। और मेरी पेंशन मिलती ही है घर खर्च के लिए, तो मुझे किसी बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। विवेक, तुम ही सोचो कुछ। तुम्हें भी तो अपना घर चलाना है। आखिर तुम्हारा रोटेशन जो खराब हो जाता है हमारी वजह से, जरा सा खर्च क्या कर ले हम। तुम सारे घर के खर्चे हमें गिना देते हो और तुम्हारी पत्नी बात बात पर हमें चिढ़कती है। यह बोल किशनलाल जी अपनी पत्नी नंदिनी देवी का हाथ सम्मान पूर्वक पकड़ते हैं और बोलते हैं, चलो नंदिनी, हम शॉपिंग के लिए चलते हैं। हमें लेट हो रहा है। दोनों दंपति बाजार चले जाते हैं। बेटे बहू बस उनका मुंह ताकते ही रह जाते हैं। आज तो मानो उन्हें 440 वोल्ट का झटका लगा हो। उन्हें यकीन ही नहीं था कि उनके बाबूजी उनके साथ ऐसा करेंगे। दोनों सर पर हाथ रखकर बैठ गए। अब शाम को दोनों दंपति शॉपिंग करके घर आ गए। तब बहू रोहिका अपनी सास ससुर को देखते ही रही, परंतु कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अगर कुछ बोला तो खरी खोटी सुनने को मिलेगी। नंदिनी देवी को भी अपने पति पर गर्व हो रहा था। वह तो बस उनकी ओर देखे जा रही थी और मुस्कुरा रही थी। तब किशनलाल जी बोले, क्या देख रही हो नंदिनी? सिर्फ बूढ़ा हुआ हूँ, अक्ल नहीं खोई है मैंने। आजकल के बेटे बहू खुद को बहुत शातिर समझते हैं। यह भूल जाते हैं कि जिससे पंगा ले रहे हैं वह उन्हीं का बाप है। अब कुछ दिन बाद दोनों पति पत्नी प्लेन में बैठकर घूमने के लिए चले गए। तब बेटे बहू से कह गए कि 10 दिन बाद आएंगे, अपना कोई और इंतजाम देख लेना।
दोनों पति पत्नी को प्लेन में बैठकर काफी खुशी हो रही थी। आपस में बातें कर रहे थे कि बचपन में मैं सोचता था कि जरा सा ही होता है प्लेन, और अब देखो कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। दोनों काफी बातें करते रहे। फिर उन्होंने अयोध्या धाम के दर्शन किए, कई मंदिरों के दर्शन किए, आसपास कई जगह घूमे। तब नंदिनी जी बोली कि हमारी जिंदगी के सबसे अच्छे लम्हे हैं जी ये। कितने दिनों बाद हमने अकेले में वक्त गुजारा है, कहीं घूमने आए हैं। तब किशनलाल जी बोले कि हाँ नंदिनी, यह तो तुम सही कह रही हो। और बुढ़ापा आ जाने से इंसान की इच्छाएं नहीं मर जाती। अच्छा पहनने को, अच्छा घूमने को, अच्छा खाने पीने का मन तो करता ही है, लेकिन आजकल के बेटे बहू को पता नहीं क्या हो गया है। बस यही सोचते हैं कि माँ बाप बूढ़े हो गए हैं तो उनके पास कुछ बचा ही नहीं, इनकी कोई इच्छा ही नहीं रही। बस इन्हें घर के किसी कोने में डाल दो और 2 वक्त का खाना देकर इन्हें खरी खोटी सुनाते रहो और इन पर रोब जमाते रहो, जैसे कि उनका कोई वजूद ही ना हो। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि मेरी पेंशन आती है, बेटे बहू पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। लेकिन पता नहीं नंदिनी, हमारी पेंशन आती है फिर भी बेटे बहू हमें इतनी बातें सुनाते हैं। मुझे तो उन लोगों पर सोचकर बहुत हैरत होती है जिनकी पेंशन नहीं आती और वह अपने बेटे बहू पर निर्भर रहते हैं। उनका गुजारा कैसे होता होगा। और वह माँ बाप जो सब कुछ अपने बच्चों पर लुटा देते हैं और अपने बुढ़ापे के लिए अपने पास जमा पूंजी नहीं रखते, वह कैसे रहते होंगे, कैसे अपना बुढ़ापा गुजारते होंगे। पता है नंदिनी तुम्हें, बेटे बहू माँ बाप को एक एक चीज के लिए अपना मोहताज बना देते हैं। हमारा बेटा हमें कभी कहीं घुमाने नहीं लेकर गया। खैर नंदिनी, अब यह सब बातें छोड़ो। अब ऐसे ही 10 दिन बीत गए। जब वह घर लौट कर आए तो देखा बहू उनके लिए जग और ग्लास लिए खड़ी थी। उन्हें पानी पिलाया और बेटा भी उसके पास ही खड़ा था। पानी देने के बाद बेटा बोला, बाबूजी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जाने अनजाने में ही सही, हमने बहुत बड़ा पाप किया, हमने आपके साथ गलत किया। माँ बाबूजी हमें माफ कर दीजिए, आप हमें कोई भी सजा दे दीजिए, पर हमें इस घर से मत निकालिए। बाबूजी आपको तो पता ही है कि मेरी कितनी सैलरी होती है और मेरे 2 बेटे हैं, मेरी पत्नी है, हमारे घर खर्च बहुत है। अब उसमें से मैं 10,000 रुपये महीना आपको निकाल कर दूं या अपने बच्चे बच्चों को देखूं। आप ही सोचिए ना बाबूजी, मैं यह सब कैसे मैनेज कर पाऊंगा। तब बहू रोहिका बोली, मम्मी जी बाबूजी से कहिए ना आप कि वह मान जाए, वह आपकी बात एकदम मान लेते हैं। मैं आपको तंग नहीं करूंगी, आपका सारा दिन आपको सीरियल देखने दूंगी और मैं आपकी तीमारदारी में लगी रहूंगी, आपसे घर का कोई काम भी नहीं करवाऊंगी। बेटे बहू रोते हुए माँ बाबूजी के आगे गिड़गिड़ाने लगे। तब किशनलाल जी बोले, ठीक है बेटा, मैंने तुम्हें माफ किया, मैं तुम्हें अपने घर में रख रहा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, ना तो तुम मेरी पत्नी से काम करवाओगे घर का और ना ही मैं तुम्हें अपनी पूरी पेंशन दूंगा। आधे पेंशन के पैसे मैं अपने पास खुद से रखूंगा, क्योंकि मेरे और मेरी पत्नी के भी कुछ खर्चे होते हैं, हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, और अगर तुमने दोबारा किसी भी बात में आनाकानी की तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए तुम्हें अभी खबरदार कर रहा हूँ, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की जरा से भी भूल मत करना बहू। ठीक है बाबूजी, जैसे आपकी मर्जी। रोहिका खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, जाओ माँ बाबूजी के लिए खाना तैयार करो, उन्हें भूख लग रही होगी। विवेक ने रोहिका की तरफ देखते हुए कहा। यह सुनकर किशनलाल जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई। उन्हें समझ आ गया कि बेटे बहू की अक्ल ठिकाने लग गई है। वह सोचने लगे कि अगर उन्होंने यह कठोर फैसला ना लिया होता तो बेटे बहू उन पर
इसी तरह से रोब जमाते रहते और उन्हें अपमानित करते रहते और वह मन महसूस कर अपनी जिंदगी का गुजारा करते हैं। तो दोस्तों, यह दुनिया बड़ी ही शातिर है, कोई किसी का नहीं होता। खून का रिश्ता भी धोखा दे जाता है और बेटे बहू आज की जनरेशन में ऐसे हो गए हैं कि माँ बाप से कोई मतलब ही नहीं रहता, अपने मतलब के लिए स्वार्थी बन जाते हैं। इसीलिए माँ बाप को भी थोड़ा सा स्वार्थी बनने में कोई हर्ज नहीं। अपने हक की लड़ाई सबको लड़नी चाहिए, क्योंकि जिसके हाथ में पैसा है दुनिया सिर्फ उसी की है और बेटे बहू भी सिर्फ उसी के हैं जिसके हाथ में पैसा है। तो आपकी इज्जत आपके हाथ में है, आप उसका फैसला कैसे करेंगे यह आप ही बेहतर जानते हैं। इसलिए बेटे बहू के मोह में पड़कर अपने आत्मसम्मान को ताड़ ताड़ न करें। तो दोस्तों, आपका की क्या राय है किशन लाल जी को लेकर? उन्होंने जो अपने बेटे बहू के साथ किया वह फैसला सही था या गलत? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसी और कहानी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।